हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पार्ट ए एंड बी, चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में है आपके पास बैलेंस शीट, क्विक गेन्स लिमिटेड, और आपके पास कुछ नोट्स टू अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन भी है। आपको इसको लेकर के बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कहां से स्टार्ट होता है? आपको लेना है वो प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैसे निकालोगे? प्रॉफिट आपको कहां से मिलेगा? प्रॉफिट आपको मिलेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। हम प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्लस या माइनस जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस को अगर आप देखते हो, तो यहाँ पर देखो, पिछले साल था आपका 20,000 और इस साल बढ़कर के ये हो गया 1,25,000। इसका मतलब इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है 1,05,000। हम रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर कोई डिटेल के लिए कुछ नहीं लिखा, नोट्स टू अकाउंट्स में कोई डिटेल नहीं है रिजर्व एंड सरप्लस की, तो इसका मतलब हम यही लेके चलेंगे, ये जो बैलेंस है, ये जो अमाउंट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपका होगा ही होगा डेफिनेटली हर साल, तभी आप बैलेंस शीट बनाते हो। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लो 1,05,000। ये 1,05,000 का जो प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट है, जिसमें से आपने कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर भी किया हो सकता है, कुछ पैसा आपने डिविडेंड के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, और कुछ आपने टैक्स भी काटा होगा। तो हमको ये सब कुछ ऐड बैक करना है, अगर हमने कुछ ऐसा माइनस किया, ताकि हम पहुंच सके प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने के लिए हमारे पास देखो क्या क्या हमने ड्यूरिंग द ईयर किया। यहाँ पर रिजर्व तो कोई नहीं है, लेकिन डिविडेंड के बारे में कुछ लिखा है। डिविडेंड लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब है ये लाइबिलिटी है जो कि फ्यूचर में अराइज होगी, कुछ कंडीशन के ऊपर बेस है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम ये डिविडेंड देंगे। कंपनी ने डिसाइड किया कि अगर प्रॉफिट हुआ आने वाले साल में, तो हम ऐसा डिविडेंड देंगे। तो ये पिछले साल का डिविडेंड प्रपोज किया है, और ये डिविडेंड इस साल प्रपोज किया है। मतलब कि हम देंगे, प्रपोजल है, ऐसा देंगे। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया। अगर प्रॉफिट होगा तो हम ये डिविडेंड देंगे। अब ये जो है, ये फाइनल आपने अपने खर्चे में नहीं डाला। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप कहाँ डिस्क्लोज करते हो? सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हो। आप अपनी बैलेंस शीट में कहीं पर भी इसको नहीं शो करते। पिछले साल का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है, वो अब आपका डिपेंड करता है इस साल के प्रॉफिट पर, कि अगर इस साल प्रॉफिट हुआ तो ये मिलेगा शेयर होल्डर्स को, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो पिछले साल का डिविडेंड इस साल के प्रॉफिट पर डिपेंड है, तो इस साल का प्रॉफिट आपको हुआ 1,05,000 का। ये तो डिविडेंड काटने के बाद है। तो इसका मतलब आपने डिविडेंड दिया, तभी तो ये प्रॉफिट बचा हुआ है। डिविडेंड देने के बाद भी ये प्रॉफिट बचा हुआ है, इसका मतलब तो डिविडेंड आपने दिया। प्रॉफिट है तो हमने डिविडेंड दिया, इसको ऐड कर दो, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इससे पहले जो भी माइनस किया है हमको इसको ऐड करना है। तो ये डिविडेंड आपने दिया है पिछले साल का। इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड है, ये डिपेंड करता है अगले साल के प्रॉफिट पर। अगर प्रॉफिट होगा तो आप इस डिविडेंड को दोगे। तो ये डिविडेंड, जो प्रपोज डिविडेंड इस साल जो आपने दिखाया हुआ है, इससे हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई लेना देना नहीं है। आप इसको, जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है 20,000 का, वही आप इसको यहाँ पर ऐड करोगे। और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा इसका? इसका दूसरा इफेक्ट आएगा फाइनेंस एक्टिविटीज में, क्योंकि जो डिविडेंड आप देते हो वो आपने जो शेयर्स इशू किए हैं उन शेयर होल्डर्स को दोगे, और शेयर इशू करना मतलब आपका फाइनेंस एक्टिविटी। इतना समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ पर हमने जो टैक्स लेस किया है वो भी ऐड करना है। तो टैक्स के बारे में क्या लिखा है आपके पास? यहाँ पर देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपका आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल का भी है और इस साल का भी है। अब आप सोचो जरा, आप जो प्रोविजन फॉर टैक्स कर रहे हो वो कौन सी इनकम पर करोगे?
आप अपने इस साल की इनकम पर प्रोविजन फॉर टैक्स कर रहे हो। अभी आपने ये टैक्स पे नहीं किया है, सिर्फ प्रोविजन किया है। और आप क्यों कर पा रहे हो, प्रोविजन ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपनी इनकम कब जाके पता चलती है? 1 अप्रैल को शुरू हुआ साल, 31 मार्च को खत्म हुआ, और इसके बाद ही आपको टोटल आपकी इनकम पता चली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप 31 मार्च के बाद ही बनाओगे, तब आपको आपकी इनकम पता चली और उस इनकम पर आपने अपना टैक्स कैलकुलेट किया। ये टैक्स आपने अभी जमा नहीं किया। 31 मार्च 2022 से पहले आप ये टैक्स जमा नहीं कर पाए, क्योंकि आपने इनकम ही कैलकुलेट उसके बाद की है। तो ये टैक्स जमा नहीं किया, आपने सिर्फ कैलकुलेशन की कि मेरा इस साल का इतना टैक्स बनता है। ये टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया, ये जाकर के आप जमा कब करोगे? 1 अप्रैल 2022 से लेकर के आगे 23 तक जमा करोगे आप। यही है ना? आने वाले साल में जमा करोगे, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जमा करोगे। तो ये वाला सिर्फ आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस किया है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, वापिस आपका 1,40,000 आ जाएगा। अब थोड़ा-सा और समझो, इस साल आपने टैक्स पे कौन-सा किया होगा? जैसे कि मैंने ये बताया, इस साल आपने सिर्फ ये प्रोविज़न किया और आने वाले साल में इसको पे करोगे। इसी तरह से जो पिछली साल आपने प्रोविज़न किया होगा 10,000 का, वो 31 मार्च 2021 के बाद किया। तो इसकी पेमेंट आपने कब की? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में। मतलब कि इस साल में आपने इस टैक्स को पे किया। ये टैक्स की पेमेंट हम आगे शो करेंगे। ये जो प्रोविजन किया है, इसको आप ऐड बैक करोगे, ऐड करोगे, तो 1,40,000 का वो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो सकती है आपकी कोई इंश्योरेंस क्लेम है, या कोई आपका लॉस बाय थेफ्ट हो गया, या कुछ भी है। इसी तरह से कोई इनकम हो सकती है आपकी, तो वो सब आपको एडजस्ट करनी होती है, प्लस माइनस करना है, उसके बाद आपको लेना है। तो इस क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपने निकाल लिया 1,40,000। इतना आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? आपको चाहिए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो नॉन कैश में आपका आता है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहाँ से फाइंड करना पड़ेगा? आपको ये अकाउंट बनाने होंगे। अकाउंट बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि इस साल आपका डेप्रिसिएशन कितना लगा। अदरवाइज कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कैसे बनाओगे? देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं हर बार क्वेश्चन में आपको समझा चुकी हूँ कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो है जो आप बैलेंस शीट में अपनी एसेट में से लेस करके दिखाते हो और नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो अपनी एसेट है उसको उसकी कॉस्टिंग के साथ लेके चल रहे हैं, और जो डेप्रिसिएशन जो हमें काटना होता है उसका भी एक अलग अकाउंट खोल दिया, और उसको हर साल जितना भी हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ऐड करते जा रहे हैं। तो हमने जो एसेट है उसका अलग अकाउंट खुल गया, और जो डेप्रिसिएशन आपको बैलेंस शीट में से लेस करना होता है उसको नया नाम दे दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसका अलग अकाउंट खोल लिया। तो ये आपकी वो एसेट है जिसकी कॉस्ट है, जो कॉस्ट पर है, ग्रॉस ब्लॉक, और ये आपका वो डेप्रिसिएशन जो आप लेस करते हो। इसका मतलब दूसरा ये भी है, जो आपने ये एसेट खरीदी हुई है, जो एसेट आपकी यहाँ पर शो हो रही है, इस कॉस्ट पर अभी तक आप टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो? वो है 52,000। आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पर इतना लग चुका है। तो अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर ये डेबिट बैलेंस है और इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस है ओपनिंग आपका 36,000। ओपनिंग आपका कौन सा होगा? 31 मार्च 2021 वाला आपका ओपनिंग आएगा 36,000, और क्लोजिंग आएगा 31 मार्च 2022 का, जिसे आप डेबिट साइड पर लिखो 52,000। अब इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ये क्रेडिट साइड का ज्यादा है और डेबिट साइड का ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है। तो ये कम है तो क्यों कम है? इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसिंग है जो आपको लिखना है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, वहीं पर ही आपको और लिखना है। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कुछ एडिशन होगा, और वो एडिशन कब होता है? जब आप इस साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे, वो आपका इसमें एडिशन होगा। तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा?
वो 16,000। 52,000 में से 36,000 माइनस करो, आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 36,000, जो इस साल का डेप्रिसिएशन आपने लगाया। इस साल का ये डेप्रिसिएशन का खर्चा आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बुक किया, खर्चा डाला। तो ये आपके पास आ गई मिसिंग इंफॉर्मेशन 16,000 के डेप्रिसिएशन की। इसी तरह से हम देख लेते हैं अपनी मशीनरी के अकाउंट को बना करके, कोई सेल परचेज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ बिल्कुल है। देखो, ओपनिंग 2,20,000 है, क्लोजिंग आपका 3,75,000 है। इस अकाउंट में आप डेप्रिसिएशन नहीं डालोगे क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए आपने अलग अकाउंट खोला है। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम। इसका मतलब डेबिट साइड पर जो मिसिंग अमाउंट आएगी वो क्या होगी? परचेज की होगी। आपने मशीनरी परचेज की 3,75,000 माइनस 2,20,000, 1,55,000 बैलेंसिंग फिगर आपने मशीनरी परचेज की। ये आपके पास अमाउंट आ गई। दो अकाउंट जो आपको एसेट के बनाने थे वो भी आपने बना लिए। क्लियर है? एसेट में आपके पास और कुछ नहीं है। करंट एसेट्स आप इसमें कवर नहीं करते हो, वो सिर्फ आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही कवर होता है। कैसे होगा देखते हैं। अभी देखो, यहां तक आप पहुंच गए, आपको डेप्रिसिएशन चाहिए था। चलो आ जाओ। अब आपने जो प्रॉफिट निकाला था नोट नंबर 1 में 1,40,000, उसके साथ शुरुआत करो। अब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए जो एडजस्टमेंट करनी है, और आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया 16,000 का इस साल का। ये 16,000 का खर्चा आपने डेप्रिसिएशन का डाला जो कि नॉन कैश है। इसके लिए कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। ये आपने एक तरह से डेप्रिसिएशन डाला है कि मशीनरी मेरी यूज की वजह से घट गई है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो ये 16,000 का नॉन कैश आइटम है, आपने एड बैक किया। अब दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी देखना है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम में क्या आएगा आपका? नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आएगा जो आपने इंटरेस्ट पे किया है 8,000 का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर। ये जो 8,000 का इंटरेस्ट आपने पे किया और आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये खर्चा डाल करके लेस कर दिया प्रॉफिट। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? पैसा आपने बोरो किया, वो फाइनेंस एक्टिविटी है, और उससे रिलेटेड खर्चा भी आपका फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा, इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई आपकी, जो इंटरेस्ट आपने पे किया 8,000, इसको ऐड कर दो 24,000। अब इसके बाद आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,64,000। यही था सिर्फ यहाँ पर। अब आपको देखना है जो आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में चेंजेस आए हैं, वो आपको कवर करने हैं। तो सबसे पहले करंट लायबिलिटीज में देखो, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ओपनिंग आपके 90,000 है और क्लोजिंग आपके 64,000। तो ड्यूरिंग द ईयर आपका चेंज कितना आया? 26,000 का चेंज आया, और वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स आपके 26,000 से कम हो रहे हैं। तो क्रेडिटर्स अगर कम हो रहे हैं 26,000 से, इसका मतलब आपने उनको पेमेंट कर दी, तभी वो कम हो गए। पेमेंट करोगे तो आपका कैश का आउटफ्लो होगा, तो माइनस कर दो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स माइनस 26,000। प्रोविजन फॉर टैक्स का हम कर चुके हैं, अभी और भी करना है, आगे चलेंगे। यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में आप इसको कवर नहीं करते हो गया ये भी। अब आ जाओ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके इन्वेंट्री स्टॉक। स्टॉक आपका ओपनिंग था 50,000, क्लोजिंग 72,000 है। 22,000 से स्टॉक बढ़ गया, इसका मतलब आपने स्टॉक को खरीदा, खरीदने पर आपको पेमेंट करनी पड़ी, और ये हुआ आपका कैश का आउटफ्लो। 22,000 का माइनस कर दो। ट्रेड रिसीवेबल्स जो ओपनिंग थे 75,000, क्लोजिंग 51,000, तो 24,000 से ये घट गए। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स अगर घट रहे हैं 24,000 से, इसका मतलब आपको पेमेंट मिल गई। पेमेंट मिलेगी तो आपके पास कैश का इनफ्लो होगा। तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 24,000 इनफ्लो दिखाओ। अब यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आपको पता है कि कैश का बैलेंस है, या कैश के जैसे जो आपके बैंक का बैलेंस है या कुछ है, वो आपके हैं जो कि आप एंड में शो करते हो। लेकिन यहाँ पर एक अदर करंट एसेट्स है, इसको आपको कहाँ से देखना है? नोट्स टू अकाउंट्स में। वहां पर देखो इसकी इंफॉर्मेशन क्या है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं, ये आपके 2,000 ओपनिंग थे, क्लोजिंग में जाकर के नील हो गए। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एक तरह से आपने किसी को एडवांस पेमेंट कर दी। एडवांस पेमेंट शुरुआत में थी, एंड में जाके नील हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? ये पैसा आपको मिल गया। जानती हूँ प्रीपेड एक्सपेंस में आपको पैसा नहीं मिलता, सर्विसेज ही मिलती है, लेकिन एक तरह से जो आपने पहले पैसा दे दिया था, वो आज आपको
एक तरह से मिल गया, वो चीज आपको मिल गई, तो आप प्रीपेड एक्सपेंस को क्या लेके चलोगे, एडवांस जो कि आपको मिल गया, तो हमारा यहाँ पर इनफ्लो होगा, प्रीपेड एक्सपेंस आपका इनफ्लो होगा 2000 से प्लस करोगे, तो प्लस होने वाले 26,000 माइनस होने वाले 48,000, नेट प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,42,000, इतना हो गया। अब इसके बाद आप इसमें से टैक्स माइनस करोगे जो आपने इस साल टैक्स की पेमेंट की है, ये वाला तो पे नहीं किया ना, ये तो आने वाले साल में पे करोगे। कौन सा पे किया, जो आपका 2021 वाला है वो आपने पे किया। अब आप 2021 वाला जो टैक्स था वो लेस करोगे 10,000 जो आपको माइनस करना है, इसमें से ये आपने टैक्स पे किया तो कैश का आउटफ्लो हुआ, हमने कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखना है, तो आपने कैश की पेमेंट की तो ये आउटफ्लो हो गया। अब आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट टोटल एग्जैक्टली फाइनली आपके पास आ गया 1,32,000, टोटल पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे कि इतना पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपने रिसीव किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। इसके बाद आ जाओ आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने दो अकाउंट बनाए थे, सॉरी हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और दूसरा मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप सिर्फ ये देखोगे कि आपने कौन सी एसेट खरीदी और कौन सी बेची, तो हमने यहाँ पर एसेट्स में देखो सिर्फ एक मशीनरी है जो आपने खरीदी है, कितने की खरीदी, 1,55,000 की, यहां से बैलेंसिंग फिगर मत लेना, क्यों नहीं लेना, क्यों नहीं लेना आपको यहाँ से बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पास डिटेल है, डिटेल में से हमने ये फिगर्स फाइंड की थी, इसका नोट्स टू अकाउंट्स में आपके पास डिटेल है, उसमें से आपको फिगर उठानी है और वहां से हमने इस अकाउंट को बनाया, उस अकाउंट के बेस पर हमें पता चला कि हमने 1,55,000 की मशीनरी खरीदी, खरीदी तो आउटफ्लो हुआ, सेल कुछ नहीं हुई, इनफ्लो कुछ नहीं हुआ, तो 1,55,000 का कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा, आपका खर्चा हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप सिर्फ नॉन करंट एसेट्स को ही कवर करते हो, करंट एसेट्स हम कवर कर चुके, कहाँ कवर कर चुके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इतना हो गया, कवर हो गया। अब आ जाओ बारी आपकी आती है फाइनेंस एक्टिविटीज की, फाइनेंस एक्टिविटीज में आपका आएगा कि पैसा आपके पास कहां से आपने अरेंज किया, इनफ्लो क्या, कहां से पैसा आपने लोन लिया या शेयर्स इशू किए या डिबेंचर्स इशू किए, वो सारा फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। तो शेयर्स में देखो, शेयर कैपिटल तो आपकी जो पहले थी वही इस साल भी है, कोई चेंज नहीं आया। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी क्या है, वो आपने जो 25,000 का और आपने उधार लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ली, इससे पैसा आपके पास इनफ्लो हुआ, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 25,000 का एक्स्ट्रा आपने इस साल और लिया, इनफ्लो हुआ। अब आपने जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट की वो यहाँ इस एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा है, तो इसको आप माइनस करोगे, लेस इंटरेस्ट पेड 8,000 माइनस हो जाएगा। और क्या है, हमने प्रपोज्ड डिविडेंड, मैंने जैसा कि आपको बताया था प्रपोज्ड डिविडेंड आपका कहाँ आएगा, फाइनेंस एक्टिविटीज में, तो पिछले साल का डिविडेंड हमने इस साल पे किया, ये आपका कैश का आउटफ्लो हुआ और आपका फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि शेयर कैपिटल आपकी कहाँ आती है, फाइनेंस एक्टिविटी में, और शेयर होल्डर्स को अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। तो 28,000 माइनस करो, प्लस होने वाला ये आइटम हो गया, तो नेट आपके पास आ गया कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3,000, 3,000 का आपका आउटफ्लो हुआ है फाइनेंस एक्टिविटीज में। अब ये तीनों एक्टिविटीज आपने निकाल ली, तीनों का नेट बैलेंस आपके पास आ गया। अब हमें एंड में क्या करना है, एंड में आपको करना है कि यहाँ पर जो आपके पास आएगा, इन तीनों का प्लस माइनस सबका इफेक्ट लेकर के वो देखना आपको, 1,32,000 आपके पास क्या आया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो है, प्लस है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस आया 1,55,000, और फाइनेंस एक्टिविटी से भी माइनस आया आपके पास 3,000, तो नेट आपका आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है 26,000, तीनों एक्टिविटीज की वजह से आपका ड्यूरिंग द ईयर कैश का आउटफ्लो हुआ 26,000।
इतना आ गया आपको समझ में। अब आपको इसमें ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपका एडिशन हो गया 59,000। इसको इन दोनों को प्लस करो। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसमें से आपको माइनस ही करना होगा। माइनस करने पर आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 33,000, जो कि आपका मैच कर रहा है क्लोजिंग बैलेंस से। 33,000 क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस 33,000 से इन दोनों का टोटल मैच करना चाहिए। तो इसलिए इस चैप्टर की जो वंडरफुल बात यही है कि आपको आपका आंसर पहले ही पता होता है कि आप अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस देखो क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा और कितना आएगा। तो वो आपको पता हो जाता है कि आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है क्या रॉन्ग किया है। आपको आंसर पहले से पता होता है। तो हमारा आंसर आ गया 33,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा ना? पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आपका ओपनिंग ज्यादा है और ये माइनस का आउटफ्लो कम हुआ है। तो पॉजिटिव आ गया हमारा 33,000। करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट या कंफ्यूजन इस वाले पार्ट में नहीं रही होगी। तो पार्ट बी देखते हैं हम। पार्ट बी में आप देखो, आपके पास बैलेंस शीट है किसकी? गार्डन हनी लिमिटेड की। अब यहाँ पर देखो, कोशिश करो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा 8,000। ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 8,000 आपका आना चाहिए आंसर। तीनों एक्टिविटीज का नेट अमाउंट, नेट टोटल आपका 8,000 आना चाहिए। तो चेक करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और पहले से हमने आंसर निकाल लिया कि ये आंसर हमारा आना चाहिए। तो शुरुआत हमारी होगी किससे? आपको वो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट कहाँ मिलेगा आपको? रिजर्व एंड सरप्लस से। रिजर्व एंड सरप्लस आपका नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल है, डिटेल में आ जाओ। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग पिछले साल 20,000 था और इस साल 67,000 है, मतलब कि 47,000 से ये बढ़ गया। 47,000 से कैसे बढ़ गया? क्योंकि इस साल आपको प्रॉफिट हुआ। ये वाले प्रॉफिट को आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया, जिसमें से आपने कुछ रिजर्व माइनस किए हैं, कुछ डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट किया और कुछ टैक्स आपने काटा। तो हमको ये वाला प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब चेक करो, क्या पैसा आपने कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया है? हाँ। ओपनिंग आपके जनरल रिजर्व थे 1,00,000, क्लोजिंग 1,25,000 है। इसका मतलब ये जो 25,000 का डिफरेंस आ रहा है, कैसे आया? हमने प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो 25,000 आप वापस ऐड कर दो, ताकि आपको प्रॉफिट मिल जाए, जो आपको पूरे साल में प्रॉफिट हुआ। इसके बाद हम कौन सा वाला टैक्स माइनस वो ऐड करेंगे? टैक्स आपको इसी साल का, करंट ईयर का जो आपने टैक्स का प्रोविजन किया है, वो आप ऐड बैक करोगे, क्योंकि आपने अपने प्रॉफिट में से इस टैक्स को माइनस किया है। तो हम इस टैक्स को ऐड कर देंगे। तो ऐड किया 30,000, करंट ईयर का आपका प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा, और अब आपके पास प्रॉफिट आ गया 1,02,000। इसके साथ हम शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले देखो, आपके पास कुछ एसेट्स है। इन एसेट्स के हम अकाउंट बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं कोई डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वैसे तो कुछ डेप्रिसिएशन का आपको रेट नहीं दिया, कुछ सच इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं इसको बना करके। लैंड एंड बिल्डिंग आपका ओपनिंग 2,00,000 है और क्लोजिंग 50,000। तो घट रहा है तो इतना बड़ा अमाउंट आपका डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। लैंड एंड बिल्डिंग में 1,50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपने सेल की है, इसलिए आपका ये लैंड एंड बिल्डिंग घट गया। तो डेप्रिसिएशन नहीं है, ये घट रहा है। हाँ, डेप्रिसिएशन हो सकता है, लेकिन आपको अमाउंट पर भी ध्यान देना है कि वो अमाउंट इतनी ज्यादा ना हो कि आप उसको डेप्रिसिएशन लें। तो जब ये आपका प्रॉपरली आपको नहीं इंफॉर्मेशन, तो हम यही मान के चलेंगे कि ये आपने सेल की है, 1,50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग सेल की है। इसी तरह से प्रॉफिट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते तो ओपनिंग आपका क्या है? 1,50,000, क्लोजिंग आपका 3,15,000। अब यहाँ पर भी बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है ना? तो यहाँ पर 3,15,000, यहाँ 1,50,000, तो 1,65,000 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? आपने, और डेप्रिसिएशन आपका आता तो क्रेडिट साइड पर आता, ये आ रहा है डिफरेंस डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड पर तो आपका एडिशन होता है। एडिशन का मतलब है आपने परचेज किया।
मशीनरी परचेज की है 1,65,000 की, तो डेप्रिसिएशन की आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिली, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन आपका नहीं लगा। तो अब शुरू हो जाओ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1,02,000, डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स 60,000 से घट करके 42,000 हो गई। अब यहाँ पर ये 18,000 से कम हो रही है। अगर सेल की होती, कोई पेटेंट से कॉपीराइट्स होते, सेल की होती, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे कि आपने राइट ऑफ किया है, ये आपने धीरे धीरे खर्चा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। तो इस साल आपने 18,000 का ये खर्चा राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ किया है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ 18,000, ये नॉन कैश आइटम है, ये खर्चा नहीं हुआ आपका, आउटफ्लो नहीं हुआ आपका कैश का, खर्चा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, जिसके लिए आपको कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ी, तो हम इसको ऐड करेंगे 18,000। क्लियर है? अब आपके पास आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,20,000, और कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है आपके पास। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखो, ये 30,000 के डिबेंचर्स आपके ओपनिंग है, क्लोजिंग नील है, और लिखा है, इसका मतलब हमने इसकी रीपेमेंट कर दी। और रीपेमेंट कब की? रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब कि साल की शुरुआत में ही कर दी, तो इस पर इंटरेस्ट तो बनता ही नहीं, तो हम इंटरेस्ट भी नहीं लगाएंगे। नॉन ऑपरेटिंग आइटम में इसमें भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। यही दो तीन चीजें होती है, हमने चेक कर ली। अब आ जाओ, आपको जो वर्किंग कैपिटल के लिए करना है, चेंज के लिए, वो क्या करोगे आप? आपको देखना है करंट एसेट में क्या चेंजेस है। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज ओपनिंग 1,20,000, क्लोजिंग 80,000, मतलब 40,000 से घट गई। करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री घट रही है, इसका मतलब आपने इस स्टॉक को बेचा। बेचा तो इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा तो आपके पास पैसा आएगा, 40,000 का एडिशन होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स 66,000, ओपनिंग क्लोजिंग 1,00,000, तो ये 34,000 से डेटर्स आपके बढ़ गए। डेटर्स का मतलब है आपने जिनको सामान उधार में बेचा। अब आपने सामान उधार में बेचा, पेमेंट आपने ली नहीं, तो एक तरह से आपने क्या किया, उनको लोन दे दिया, और लोन दिया तो आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, आउटफ्लो हो रहा है 34,000 से। आपने डेटर्स को एक तरह से पेमेंट किया, लोन दे दिया, एडवांस दे दिया कि कोई बात नहीं, तुम सामान ले जाओ, पेमेंट बाद में दे देना। एक तरह से एडवांस ही मानेंगे ना हम उसको, लोन ही मानेंगे ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम एंड में शो करते हैं सारी एक्टिविटीज को कवर करने के बाद। ये तो एंड का ही हिस्सा है, आपको पता ही है। तो अब करंट एसेट्स आपने कवर कर ली, ऐसे ही आप करंट लाइबिलिटीज में देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपका करंट लाइबिलिटीज में यहाँ पर आप कवर नहीं करोगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपका नहीं आएगा। इसी तरह से करंट एसेट्स में अगर आपके लोन एंड एडवांसेस होते, वो भी आपका कवर नहीं होता, वो आपका कवर होता फाइनेंस एक्टिविटी में। तो ये आपका फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। अब आपको देखना है करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स आपके ओपनिंग 1,76,000, क्लोजिंग 93,000, तो ये जो चेंज आ रहा है 83,000, इसका मतलब आपने क्या किया, पेमेंट कर दी। कम हो रहे हैं आपके, कम हो रहे हैं तो आपने पेमेंट की, तो पेमेंट की तो आउटफ्लो होगा 83,000 का। तो टोटल आपका यहाँ पर ये आ गया आउटफ्लो 1,17,000 का। तो अब आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस माइनस करने के बाद 43,000 आ गया, जिसमें से आप टैक्स पेड जो आपने किया इस साल, पिछले साल का, उसको आप माइनस करोगे। टैक्स पेड आपने 22,000 किया, 31 मार्च 2021 वाला टैक्स आपने इस साल पे किया। मैंने अभी लास्ट वाले पार्ट में आपको समझाया था कि हम कौन सा वाला टैक्स पे करेंगे। ये आपने कैलकुलेशन की 31 मार्च के बाद, तो पेमेंट आप कब करोगे, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में, जो कि आपके इस साल में कवर होता है। तो इस साल आपने इस टैक्स को पे किया, तो आप यहाँ पर माइनस करो, जिसकी वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ। ये आप जो टैक्स पे कर रहे हो, ये आपकी इनकम पे टैक्स है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएगा, और आपने माइनस किया तो यहाँ पर आपका नेट आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव 21,000। ये हो गया। इसके बाद आ जाओ आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों के अकाउंट बना लिए।
तो लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाने पे पता चला हमने सेल की है लैंड एंड बिल्डिंग, तो सेल करने पर आपके पास पैसा आया, इनफ्लो हुआ 1.5 लाख, और आउटफ्लो हुआ क्योंकि आपने प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा 1,65,हजार की। इतना तक हो गया। हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या कवर करते हैं? जो एसेट हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं या उससे रिलेटेड आपको इनकम मिलती है। तो ये दोनों तो कवर होगी, लेकिन ध्यान से रीड करो आपकी बैलेंस शीट में। इंटेंजिबल एसेट तो हमने कर ली कि ये राइट ऑफ किया है, क्योंकि हमारे पास सेल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे 18,000 जो कम हो रही है ये आपने राइट ऑफ की। लेकिन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 62,000 ओपनिंग थी, क्लोजिंग 30,000 है, तो इस केस में 32,000 जो कम हो रही है ये आपने डेफिनेटली सेल ही की होगी। और सेल करने पर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं मेंशन, तो हम यही मान के चलेंगे 32,000 जो लेस हो रहा है वो आपके पास पैसा आया, सेल प्रोसीड्स आई 32,000 की, इतना आप प्लस करोगे, इनफ्लो हुआ ये चीजें जरूर से आपको चेक करनी है, ध्यान से रीड करनी है बैलेंस शीट को, एक एक पॉइंट आपको देखना है कवर हो गया या नहीं हुआ। तो अब इनफ्लो और आउटफ्लो आपके पास आ गया, तो नेट आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 17,000। पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम, इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम। तो पॉजिटिव है आपका कि आपके पास कैश फ्लो हुआ है, आपके पास पैसा आया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लास्ट आपका फाइनेंस एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटीज में आपको देखना है शेयर कैपिटल या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें पैसे में चेंज हुआ है, इसमें फिगर में चेंज हुआ है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ रिपेमेंट या पैसा आपने इशू किया है या बोरो किया है। तो सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल आपका ओपनिंग 2.5 लाख है, क्लोजिंग 2,80,000। तो 30,000 से जो चेंज आया इसका मतलब आपने शेयर्स इस साल इशू किए, मोर शेयर्स इशूड ड्यूरिंग दिस ईयर। तो आपके 30,000 से शेयर आपने इशू किए तो इनफ्लो होगा। इसी तरह से आपने जो लोन लिया हुआ था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 30,000 का ओपनिंग है, क्लोजिंग नील है, क्लोजिंग जाकर के नील हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इस साल आपने रीपेमेंट कर दी। रीपेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो आपका क्या होगा? आपने इसकी पेमेंट की तो आउटफ्लो होगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का आपके डिटेल है, यहाँ पर देखो नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल है। डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स आपने रिपेमेंट की है, रिपेमेंट से आउटफ्लो होगा। और ये डिबेंचर्स मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 2021 को दे दिए, तो इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी है, जो कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका एक तरह से वही सोर्स है जहां से आप पैसा इकट्ठा करते हो, पैसा अरेंज करते हो। तो ओवरड्राफ्ट आपका ओपनिंग 70,000 था, क्लोजिंग 40,000 है, 30,000 से घट गया। इसका मतलब आपने इस बैंक ओवरड्राफ्ट की भी पेमेंट कर दी, 30,000 की पेमेंट कर दी, तो आउटफ्लो होगा। इस पर भी इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम इसको छोड़ देंगे, इंटरेस्ट का खर्चा हमें नहीं पता, तो हम कहां से कैलकुलेट करें? तो 60,000 का आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो 30,000 का, तो नेट आपका आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, तो कैश यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटीज 30,000 आएगा। क्लियर है? तीनों एक्टिविटीज करने के बाद अब आप नेट देखो, तीनों का प्लस माइनस करके देखो, तो 21,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्लस है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का भी पॉजिटिव है 17,000, और माइनस है आपका फाइनेंस एक्टिविटीज का। तो प्लस माइनस करने पर आपके पास 8,000 का नेट पॉजिटिव आ रहा है। यही आपका हमने शुरुआत में चेक कर लिया था, क्या आंसर होना चाहिए? पॉजिटिव में 8,000 आना चाहिए। तो आपका आ गया है प्लस, नेट इंक्रीज आएगा, सॉरी यहाँ पर इंक्रीज लिख लेना, डिक्रीज नहीं, ये मैं चेंज करना भूल जाती हूँ, इंक्रीज आएगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,000। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखो ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है जो कि 10,000 है, और क्लोजिंग से मैच होना चाहिए, तो 8,000 प्लस 10,000 18,000 है, जो कि आपका क्लोजिंग बैलेंस 18,000 से मैच कर रहा है। बस इसको इंक्रीज कर लेना, ये मैं टाइपिंग में चेंज करना भूल गई। तो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा आपका 8,000। तीनों एक्टिविटीज का नेट इफेक्ट क्या रहा? इस साल आपके पास इनफ्लो हुआ 8,000 का, ओपनिंग आपका 10,000 था, तो कुल मिलाकर के एंड में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18,000 है। तो ये दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ही कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, आपके लिए ही क्वेश्चन सिंपल और इजी हो जाएगा।
आपको एक-एक टर्म समझ में आएगी कि कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, क्यों नहीं करना। कोई चीज़ मिसिंग है तो उसको कैसे निकालना है। गुड बाय एंड टेक केयर।